किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बड़े बिजनेसमैन ने एक सेमिनार में सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा सेटबैक लगा। उनकी लाइफ में जब उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया तो लॉस हो गया, पैसा डूब गया। जिस कन्या से वो प्यार करते थे, जिस लड़की से प्यार करते थे, उसके घर वालों ने किसी और से शादी करा दी। उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ तबाह हो गई। और उस दिन उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर छोड़ करके निकल गए। मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। तब उन्हें 3 गुरु मिले। उन 3 गुरुओं ने उनकी जिंदगी वापस से बदल दी, उनका लाइफ में कमबैक करने का रास्ता खोल दिया। जो पहला गुरु ने मिला वो पहली ही रात में मिला। जब वो घर से बाहर निकले, मालूम नहीं था कहां जाना था, चले जा रहे थे, एक अनजान कस्बे में पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं कि रात के 1-2 बज रहे थे। एक व्यक्ति एक दीवार में छेद कर रहा था। तो उन्होंने जाकर के उस व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, ये दीवार में छेद क्यों कर रहे हैं, क्या बात हो गई, मैं आपकी मदद करूं। तो व्यक्ति हंसने लगा। उसने बोला कि भाई, ये मेरा मकान थोड़ी जो मैं इस दीवार में छेद कर रहा हूं, मैं तो चोर हूं जो इस दीवार को हटा करके यहां से माल लेकर के जाना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप चोर हैं। उस व्यक्ति को लगा कि कितना भोला आदमी आ गया। तो उसने बोला चल भाई, तू मेरे साथ चल। चोर ने इनको अपने घर में जगह दी। 15 दिन उस चोर के साथ में रहे। और बताते हैं कि हर रात में जब वो चोरी करने के लिए जाता था तो मुझे 2 बात बोल करके जाता था। पहली बात बोलता था कि भाई टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बात बोलता था कि ऊपर वाले को याद करके सोना। उस चोर ने इन्हें हमेशा यही बातें बोली। और जब भी वो वापस आता था तो ये भी उससे पूछते थे कि भाई आज क्या रहा, कोई बड़ा माल हाथ लगा। 15 दिन वहां पर रहे। और 15 दिन बाद जब वहां से निकले, उससे टाटा बाय बाय करके, तो उस दिन ये सीख करके निकले कि लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। दूसरा गुरु जो इनको मिला वो एक कुत्ता था। ये चले जा रहे थे, इन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। तब इन्होंने देखा कि कुत्ता भागा जा रहा है। उस कुत्ते के पीछे चले तो मालूम चला कि एक तालाब के पास गया, लेकिन वहां जाकर के बार बार पीछे जा रहा था। इन्हें समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या हुआ। तो ये थोड़ा पास में जाकर के खड़े हुए इन्होंने देखा कि कुत्ता जो था वो पानी में अपनी परछाई देख करके डर रहा था। उसे बार बार डर लग रहा था कि ये कौन है। वो कुत्ता पानी के पास आता, फिर से पीछे जाता, फिर से पास आता, फिर से पीछे जाता। वो एक बार फिर से आगे आया और उसने हिम्मत करके छलांग लगा दी। पानी पी करके वो बाहर भी आ गया। उस दिन इन्होंने सीखा कि जिंदगी में अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो आपको एक जंप लेना जरूरी है। क्या पता उस जंप के नीचे से ही मुश्किल निकल जाए। इसलिए जिंदगी में रिस्क लेना भी, कैलकुलेटिव रिस्क लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा गुरु इनको मिला एक छोटा सा बच्चा। एक बार अपने उन्हीं दिनों में ये गांव में टहल रहे थे। इन्हें एक छोटा बच्चा दूसरी तरफ से मोमबत्ती लेकर के जाता हुआ दिखा। तो उन्होंने उसको बुलाकर उसके मजे लिए। उससे कहा कि बेटा एक बात बताओ, ये मोमबत्ती जब तुमने जलाई थी तो ये रोशनी कहां से आई थी, मतलब कहां से लाइट आकर के यहाँ पर जलने लग गई। तो उस बच्चे ने अचानक से उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया और बोला कि अंकल जी, अब आप बताओ कि ये जो रोशनी थी, जो उजाला था, लाइट थी, ये कहां गई, दिख रही है आपको कहां गई। उस दिन इन्हें समझ में आया कि कभी भी घमंड मत करना, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझना, क्योंकि आपसे बेहतरीन लोग इस दुनिया में हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करते रहना, हर दिन सीखते रहना। और उस दिन ये बताते हैं कि उन 3 गुरुओं ने जो ये सारी बातें सिखाई, उन्हीं बातों को सीख करके इन्होंने लाइफ में वापसी की, अपना फिर से बिजनेस शुरू किया। उसके बाद इनकी शादी भी हो गई। आज हंसता खेलता परिवार है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसलिए मेरे दोस्त, हर हार से सीखो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जिसकी फैमिली को लगता था कि ये लड़का जब बड़ा होकर के जॉब करेगा, करियर के बारे में सोचेगा तो हमारी फैमिली कंडीशंस बदल जाएंगी, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। उस पूरे परिवार का दारोमदार इसी लड़के पर था। स्कूल में मनीष के नंबर्स अच्छे आते थे, हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में आता था। लेकिन जहां कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया वहां इसकी आदतें बिगड़ गईं। इसके दोस्त बदल गए। ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा जहां रोजाना नाइट पार्टी होने लगी। ऐसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा जहां पर फालतू चीजों में पैसा खर्च होने लगा। घर वालों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने कहा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे अपनी लाइफ को लेकर के क्या करना है ये मुझे अच्छे से मालूम है। घर वालों ने कई बार दोस्तों के जरिए, जो पुराने दोस्त थे, उनसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष पर कोई असर नहीं पड़ा। जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का तो मालूम चला कि मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। और जहां ये फेल वर्ड आया, मनीष के ईगो को हर्ट कर गया। वो धीरे 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 अपनी जिंदगी को, उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अब ठीक नहीं रहा है।
जो लड़का लगातार स्कूल में टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो गया और वहीं से ये लड़का बंद कमरे में रहने लगा। घर वालों ने कई बार बात करने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ का होगा क्या। उसकी लाइफ उसके लिए मानो उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में अब कुछ, उसकी लाइफ उसके लिए उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे सारी बातें याद आती थी कि काश मैंने घर वालों की बात मान ली होती। लड़का धीरे धीरे उदासी की तरफ बढ़ रहा था, डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। तभी मनीष के जो पुराने स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने एक दिन घर पर कॉल किया और उसके पेरेंट्स से कहा कि मुझे मालूम चला है कि मनीष इन दिनों डिप्रेशन में रहने लगा है। आज शाम में उसे मेरे यहाँ डिनर पर भेजिएगा और कहिएगा कि सर का बर्थडे, आज पार्टी रखी गई है। मनीष को जब मालूम चला, उसके घर वालों ने बताया कि बेटा आज शाम में आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, पुराने स्कूल वाले सर ने तुम्हें याद किया है, उनका बर्थडे है, आज उनके वहां पार्टी है, आज तो कमरे से बाहर निकल जाओ, आज तो उनसे मिल करके आ जाओ। मनीष ना नहीं कर सका क्योंकि वो सर उसके दिल के करीब थे। शाम में तैयार होकर के प्रिंसिपल सर के घर पहुंचा तो वहां जाकर के देखता है कि वहां कोई पार्टी नहीं थी, सन्नाटा था। प्रिंसिपल सर, सर्दी की शाम थी, अंगीठी में हाथ ताप रहे थे। मनीष से कहा कि आओ बैठो, आज मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन तुम किसी और बहाने से शायद आते भी नहीं, इसलिए तुम्हें बुला लिया। मनीष जब वहां बैठा तो कुछ बातें होने लगी। मनीष हर बात में हाँ हाँ कहने लगा, ज्यादा बोल नहीं रहा था। सर को समझ आ गया था कि लड़का अब जिंदगी से अलग हो चुका है, इसे लगता है कि इसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी प्रिंसिपल सर ने उस अंगीठी में से एक कोयला उठाया और वो कोयला उठा करके नीचे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने किया वैसे ही मनीष बोल पड़ा कि सर आपने क्या कर दिया? कोयला अच्छा खासा जल रहा था, आपने बाहर मिट्टी में फेंक करके उसे बुझा दिया, उस कोयले को खराब कर दिया। और जहां मनीष ने कहा वहीं प्रिंसिपल सर ने कहा कि बस एक काम करो, उस कोयले के टुकड़े को उठा करके लाओ और वापस अंगीठी में डाल दो। मनीष गया, वो कोयले का टुकड़ा उठा करके लाया, अंगीठी में डाला। उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे धधक करके जलने लगा। प्रिंसिपल सर ने अब जो मनीष से कहा वो ध्यान से सुनिएगा। सर ने कहा कि मनीष तुमने समझा क्या हुआ? मनीष ने कहा नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो कोयले का टुकड़ा तुम थे, जो अंगीठी में थे तब जल रहे थे, जैसे ही मिट्टी में गए बुझ गए। फर्स्ट ईयर में जो नए दोस्त बनाए उनके चक्कर में आकर के फेल हो गए, पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब तुम फिर से अंगीठी में आए तो फिर से धधक करके जलने लगे। यानी कि अगर तुम फिर से अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्तों की तरफ जाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहने लगोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, तो फिर से तुम्हारे अंदर की जो आग है वो जलने लगेगी और तुम फिर से सक्सेसफुल बनने लगोगे। ये बीच में जो मिट्टी में चले गए थे, इससे वापस आने की जरूरत है। ये अंगीठी का छोटा सा उदाहरण मनीष के दिमाग में फिट हो गया और उस दिन से उसने फिर से पॉजिटिविटी का रास्ता पा लिया। जिंदगी में डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हर किसी के दिमाग में उल्टे ख्याल आते हैं। जरूरत है बाउंस बैक करने की, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ने की। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, जो हर कहानी के आखिरी में कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, उसे चलना है जरूर, इसे जलना है जरूर। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक भिखारी की, जो एक बार भीख मांगने के लिए किसान परिवार के पास पहुंचा। उनके घर के बाहर जाकर दरवाजे से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई। भिखारी ने झांक करके देखा कि चल क्या रहा है, तो उसे मालूम चला कि अंदर किसान अपने बच्चों के साथ में खेल रहा था। उसकी वाइफ किचन में थी, खाना पका रही थी। उसे बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई कितने खुश हैं, किसान फैमिली कितनी खुश है। वो फिर से आया दरवाजे पर, फिर से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा और जोर से, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। अब की बार किसान की पत्नी ने आवाज सुन ली, वो अंदर से अनाज लेकर के आई, भिखारी को भीख दी, उसके बाद में अंदर चली गई। भिखारी जब वहां से रवाना हुआ तो सोचने लगा कि ये वाकई में खुश है, इसकी जिंदगी में असली खुशियां हैं। इधर भिखारी रवाना हुआ और इधर किसान के बच्चे खेल करके थकार करके बैठ गए। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे साहूकार के पास जाना है, हमें 500 रुपयों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, साहूकार हमारी मदद कर सकता है, क्या करूं, लेकिन एक बार फिर उससे उधार लेनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा कि कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द उधार चुकाने की। किसान गया, साहूकार के पास जाकर के रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर आप 500 रुपए दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। साहूकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मदद करता हूं। साहूकार रजिस्टर मेंटेन करने लगा तो किसान ने देखा कि उसमें रकम लिखी हुई थी 2000, 5000, 8000। किसान सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। किसान वहां से 500 रुपए लेकर के रवाना और सोचता गया कि वाकई में असली खुशी तो इसके पास में है। इसके पास में तो 2-2000, 8-8000 के हिसाब हो रहे हैं, कहां मैं 500 रुपए उधार लेकर के अपनी जिंदगी चला रहा हूं।
किसान वहां से चला गया। इधर साहूकार को सामान खरीदने के लिए शहर जाना था। साहूकार सामान खरीदने के लिए पहुंचा शहर में। जिस सेठ के यहां से सामान लेता था उसकी दुकान पर गया और जाकर के सामान लेने लगा। तभी सेठ का नौकर आया, आकर के बताने लगा कि मालिक 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारे पास में एक तार आया है फलाना शहर से। थोड़ी देर बाद फिर आया, बताने लगा कि 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारा फायदा हुआ है, हमारे पास तार आया है। नौकर बार बार आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साहूकार को लग रहा था कि कहां मैं अपने आप को सेठ मान करके बैठा था, असली सेठ तो यहां शहर में है। साहूकार वहां से चला गया और सोचता रह गया कि असली खुशी तो सेठ जी के पास में है, जिनके पास में 2-2 लाख के 1-1 लाख के तार आते हैं फायदे वाले। साहूकार गांव की तरफ निकल चुका था। सेठ जी को शाम में राय बहादुर जी की पार्टी में जाना था। वो गिफ्ट लेने का सोच रहे थे, तभी नौकर आया और आकर के बताया कि मालिक हमें 5 लाख का घाटा हो गया है, अभी अभी तार मिला है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। शाम में पहुंचे हिम्मत करके, तैयार होकर के राय बहादुर जी की पार्टी में। वहां देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, लाट साहब आए हुए हैं और वहां इनकी कोई पूछ ही नहीं है। चुपचाप जैसे तैसे जाकर के कोने में बैठ गए, खाना खाया, चुपके से अपना छोटा सा गिफ्ट दे दिया और वापस चले गए। जाते हुए सोच रहे थे कि असली खुशी तो राय बहादुर साहब के पास है, इनके यहां पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, लाट साहब आते हैं, असली माहौल तो इनकी जिंदगी में है, कहां मैं अपने आपको सेठ मान करके चल रहा हूं। सेठ जी जा चुके थे। राय बहादुर साहब की पार्टी खत्म हो चुकी थी। दावत खत्म होने के बाद में वो थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तभी नौकर आया और आकर के बताता है कि मालिक हमें 10 लाख का घाटा हो गया है, अभी अभी तार मिला है। राय बहादुर साहब का माथा ठनक गया। वो सोचने लगे कि क्या जिंदगी है, दुनिया के सामने दिखावा करने के लिए पार्टी रखनी पड़ती है, लाट साहब को बुलाना पड़ता है, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाना पड़ता है, उनको दावत देनी पड़ती है, ऊपर से घाटा हो जाता है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनका सर दर्द बढ़ गया। उन्होंने दवाई लेने के लिए नौकर को नीचे भेजा। नौकर दवाई लेकर के ऊपर आ ही रहा था कि राय बहादुर साहब को खिड़की से एक गाने की आवाज सुनाई देने लगी। नौकर ऊपर आया तो उससे पूछा कि देखना नीचे गाना कौन गा रहा है। नौकर ने बताया कि साहब एक भिखारी है जो कि मदमस्त गाना गाते हुए जा रहा है। राय बहादुर साहब ने कहा कि देख, असली खुशी तो इस भिखारी के पास में है जो कि कोई फिक्र नहीं कर रहा है, निश्चिंत होकर के अपना गाना गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है। ये भिखारी वही भिखारी था जो किसान के घर भीख मांगने सबसे पहले गया था और किसान को खुश मान रहा था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात बताती है। जिंदगी में असली खुशी किसके पास है? उसके पास है जो दिल से अपने आप को खुश नसीब मानता है। जिंदगी में अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे, कभी भी आपको खुशी मिलने नहीं वाली, क्योंकि आपसे ज्यादा कमाने वाले लोग इस दुनिया में हैं। आपसे ज्यादा खुश लोग आपको इस दुनिया में दिखेंगे, लेकिन आपको उनका दुख नहीं दिखाई देगा। जिंदगी में असली खुशी अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने में है। जिंदगी की असली खुशी जो मिला है उसमें संतोष करने में है। हाँ, ये जरूर है कि आप सपने बड़े देखिए, सपने बड़े देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन कभी भी जिंदगी से उदास मत होइए। आरजे कार्तिक फिर से कहेगा, अपने हौसले के साथ, मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की जो अनाथ था, जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करता था। नौकरी से जब वापस आता था घर पर आकर के खाना बनाता था, खाना खाता था, सो जाता था। बड़ी ही बोरिंग सी लाइफ चल रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में चेंज कब आएगा। पूजा करता था रोजाना, भगवान से कहता था कि कुछ तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दीजिए। एक दिन वो घर आया, हाथ मुंह धोकर के खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में पूजा करने लगा। जब पूजा करके वापस आया तो देखता है कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई थी। 4 में से 1 चपाती कम थी। अगले दिन फिर से ऐसा होने ही वाला था कि उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोजाना 1 चपाती लेकर के भाग रहा था। चूहे को जब पकड़ा तो चूहे ने कहा कि मुझे तो छोड़ दो, मेरी किस्मत का तुम क्यों खाना चाह रहे हो, ये तो मेरी किस्मत का है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी खुद की जिंदगी का कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं खुद इतना पैसा कमाता हूं कि सिर्फ 4 चपाती बना पाता हूं, इससे ज्यादा मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस एक काम करो, तुम जाकर के भगवान गौतम बुद्ध से मिल लो। लड़के ने सोचा कि ये भी बात सही है, ये भी करके देख लेते हैं। वो सेठ के पास गया, जाकर के बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। लड़के को छुट्टी मिल गई। उसने यात्रा शुरू की। पहला दिन बड़ा लंबा था। शाम होने को आई, रात होने को आई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें, कहाँ रुकें। तो उसे एक हवेली दिखाई दी। हवेली के वहां गया, दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने उसका स्वागत किया और बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो लड़के ने बताया कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ और उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि अरे वाह,
आप तो वहां जाना चाह रहे हैं जहां हम बरसों से जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए, लेकिन कल जब आप निकलें तो हमारा एक सवाल लेकर के जाइएगा और उस सवाल का जवाब लेकर के प्लीज वापस आइएगा। लड़के ने कहा कि बताइए आपका क्या सवाल है। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। मेरी एक बेटी है 22 साल की जो बोल नहीं सकती। क्या आप भगवान गौतम बुद्ध से बस ये पूछ लेंगे कि ये कब बोलना शुरू करेगी। लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। अगले दिन फिर से उसने यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था। जब जंगल पार किया तो एक बड़ा सा ऊंचा बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। उसने पहाड़ पार करने की कोशिश करना शुरू किया, पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ऊंचा पहाड़ कैसे पार करेगा। तभी उसे वहां पर एक तपस्या करता हुआ जादूगर दिखा। जादूगर के पास जाकर के उसने प्रणाम किया और बोला कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पहाड़ पार करवा दीजिए। आप तो चमत्कारी होते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। जादूगर ने कहा कि भाई तुम जा कहां रहे हो। तो लड़के ने बताया कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूं, उनसे जाकर के मिलना चाहता हूं। तो जादूगर ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा एक काम कर देना, उनसे जाकर के बस ये पूछ लेना कि मैं यहाँ पर 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर के आऊंगा, अब मुझे पहाड़ पार करा दो। जादूगर के पास में एक जादुई छड़ी थी, उसने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। लड़का मैदानी इलाके में आ गया। जब वो मैदानी इलाके में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक बड़ी सी लंबी सी नदी थी। अब नदी कैसे पार होगी। उसे वहां पर एक कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से मदद मांगी कि मुझे आप प्लीज अगर ये नदी पार करा दें। कछुआ मदद के लिए तैयार हो गया। जब कछुए ने इस पार से उस पार छोड़ा तो कछुए ने कहा कि भाई तुम जा कहां रहे हो। तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूं, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो उस कछुए ने कहा कि मेरा एक सवाल है, आप भगवान गौतम बुद्ध से जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मैं यहाँ इस नदी में पिछले 500 सालों से हूं, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझ पर कृपा कब होगी। लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब भी जरूर लेकर के आऊंगा। लड़का आश्रम पहुंचा। वहां जाकर के देखता है कि भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा है। प्रवचन जब खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ 3 सवाल पूछने की परमिशन है। अब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका खुद का एक सवाल था कि उसकी लाइफ में चेंज कब आएगा। उसके बाद में हवेली की मालकिन का एक सवाल था। उसके बाद जादूगर का सवाल था। उसके बाद कछुए का सवाल था। क्या करे कि उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। उसने बहुत सोचा कि किसका सवाल स्किप करूं, किसके सवाल को छोड़ दूं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। फिर उसने सोचा कि मेरी जिंदगी तो चल रही है जो चल ही रही है, मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। सेठ के यहाँ पर नौकरी कर ही रहा हूं। ये जो 3 लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, इनकी जिंदगी में बड़ी समस्याएं हैं, इनको जवाब जरूर से मिलना चाहिए। तो उसने अपने सवाल को त्याग दिया, छोड़ दिया और उन 3 सवालों को पूछा जो कि हवेली की मालकिन ने भेजा था, जादूगर ने भेजा था और कछुए ने भेजा था। हवेली की मालकिन के सवाल का जवाब देते हुए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि उनकी बेटी तब बोलना शुरू करेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। जादूगर के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि जादूगर तब स्वर्ग में जाएगा जब वो जादुई छड़ी को त्याग देगा। और कछुए के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वो अपने कवच को उतार देगा। लड़का वहां से सारे सवालों के जवाब लेकर के प्रणाम करके वापस आया। कछुए को बताया कि तुम्हें एक कवच उतारना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके कवच में से मोती ही मोती निकले। वो ड्रैगन तो बन गया, लेकिन उसने कहा कि ये मोती तुम रख लो, इनका मैं क्या करूंगा। लड़के को मोती मिल गए। लड़का आगे बढ़ा, उसे जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के बताया कि छड़ी त्याग दो, तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने वो छड़ी इस लड़के को दे दी और स्वर्ग चला गया। उसके बाद में लड़का हवेली पहुंचा। वहां जाकर के मालकिन को बताया कि आपकी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। जो मालकिन थी उसने आप देखा ना ताव मुहूर्त निकलवा करके इन दोनों की, इस लड़के की और खुद की लड़की की शादी करवा दी। जैसे ही लड़की की शादी हुई वो बोल पड़ी कि अरे आप तो वही हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे। इस लड़के ने अपने एक सवाल का त्याग किया और इसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। इसके पास अब मोतियों की वजह से पैसा था, जादूगर की छड़ी थी जिसकी वजह से ताकत थी और जिंदगी में प्यार था क्योंकि शादी हो गई थी। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जहाज भी जब किनारे पर होता है तो सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए इस किनारे का त्याग करना होगा, लहरों से लड़ना होगा, सरवाइव करना होगा। लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, जिंदगी में आलस्य त्यागो, तभी आप हार्ड वर्क कर पाओगे, स्मार्ट वर्क कर पाओगे, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। बुरी आदतों को त्यागो जिनकी वजह से आप उलझे हुए हो। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छी बातें कहने से ज्यादा अच्छे काम करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया सुनने से ज्यादा देखना पसंद करती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी सुनाने से पहले 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, खुद पर डिपेंडेंट रहना अच्छी बात है, और दूसरी बात, सिर्फ खुद पर ही डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है। ये सब कुछ आप समझेंगे इस छोटी सी कहानी से। एक बार एक गाय घास चरते चरते कब जंगल में चली गई उसे पता नहीं चला।
दोपहर हो चुकी थी, शाम होने को आई थी। गाय को ये तो समझ में आ चुका था कि वो रास्ता भटक चुकी है। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि अब जंगल से बाहर कैसे जाएगी। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वाकई में एक शेर वहां उसका पीछा कर रहा था। गाय को समझ आ चुका था कि अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे सीधे चलते चले जाना है। मेरा जो होना होगा वो हो जाएगा। गाय मन ही मन ऊपर वाले को याद कर रही थी कि मेरी रक्षा कर लेना। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पीछे पीछे धीरे धीरे आराम से शेर आ रहा था। गाय थोड़ा आगे गई तो जंगल के बीचों बीच तालाब था। गाय के पास कोई रास्ता नहीं था। गाय को दिखा कि अब तो मुझे तालाब में जाना ही होगा। गाय तालाब में गई। तालाब में कीचड़ था। थोड़ा अंदर जाने के बाद गाय दलदल में फंस गई। अब शेर ने देखा कि गाय जंगल के तालाब में जा चुकी है, फंस चुकी है, बाहर नहीं आ रही है, तो शेर और आराम से चलने लगा। उसे लगा कि अब क्या है, अब तो मैं आराम से जाऊंगा, शिकार करूंगा, अपने और साथियों को दहाड़ लगा करके बुला लूंगा और आज की शाम हमारी बन गई। शेर अब आराम से चल रहा था। थोड़ी देर तालाब के किनारे बैठा रहा, देखता रहा अपने शिकार को। उसके बाद फिर से चलना शुरू किया। तालाब में अंदर गया तो शेर ने देखा कि वो तो खुद भी थोड़े ही कदम चल पाएगा। शेर थोड़े ही कदम चलने के बाद उस कीचड़ में फंस गया। अब थोड़ी दूरी पर गाय थी और उससे थोड़ी दूरी पर शेर था। शेर चाह करके भी गाय का शिकार नहीं कर पा रहा था और गाय चाह करके भी वहां से बच करके भाग नहीं पा रही थी। बड़ी समस्या थी। शेर ने कहा कि गाय, अब तो तुम इस दुनिया से जाने वाली हो, तुम्हारा शिकार होने वाला है। गाय ने कहा कि शायद आप अति आत्मविश्वास में हैं। आपको लग रहा है कि आप मेरा शिकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी फंसे हुए हैं और मैं भी फंसी हुई हूं। हम दोनों ही अपनी अपनी जगहों से निकल नहीं सकते, लेकिन मैं यहां से निकल जाऊंगी, इसका मुझे भरोसा है। तो शेर ने कहा कि क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, तुम्हें यहां से निकालेगा कौन? तो गाय ने बताया कि मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। जब वो घर जाएगा और देखेगा कि मैं वहां पर नहीं हूं, तो जंगल में आएगा, मुझे ढूंढेगा, मुझे बुलाएगा और मुझे यहां से निकाल करके ले जाएगा। आपका कौन मालिक है? आप तो खुद ही मालिक हैं। आपको यहां से कोई नहीं बचाने आने वाला। थोड़ी देर में वाकई में, इससे पहले कि अंधेरा होता, एक व्यक्ति आया। वो अपनी गाय को आवाज लगाता हुआ आ रहा था। गाय ने भी आवाज लगाई। वो व्यक्ति तालाब के पास तक आया। उसने देखा कि गाय वहां खड़ी हुई है, तालाब में फंसी हुई है और उससे थोड़ी दूर पर शेर फंसा हुआ है। वो व्यक्ति गया और अपनी गाय को डरते डरते वहां से बाहर निकाल करके ले आया। शेर को तो वो बाहर निकाल भी नहीं सकता था, वरना उसका ही शिकार हो जाता। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। यहाँ पर गाय का मतलब है आप हम्बल रहिए। आपके मन से मतलब है गाय, यानी कि आप जितना हम्बल रहेंगे उतना ही जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। शेर से मतलब है अहंकार। आप जितना घमंड में चूर रहेंगे, आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही आप हैं, उतना ही आप पीछे चलते चले जाएंगे। इस दुनिया में घमंड तो राजा रावण का नहीं टिका, आप और हम क्या चीज हैं। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, हम्बल बने रहें, जिंदगी में गुरु हमेशा रखें, क्योंकि गुरु ही आपको सही रास्ता दिखाता है। तो गुरु के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी उसे नजरअंदाज ना करना जो आपकी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि आपने पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी धनीराम नाम के सेठ की, जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी खुशियां थी। सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसके घर में बहुत दिनों से किलकारी नहीं गूंजी थी। उन्हें लगता था कि ये सबसे बड़ा संतान सुख है जो उसकी संतान को मिल नहीं रहा था। धनीराम का बेटा था मंगल, जिसकी शादी को कई साल बीत चुके थे। कई वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। वो पिता नहीं बन पा रहा था। एक दिन अचानक से खुशखबरी आई। धनीराम को मालूम चला कि अब वो दादाजी बनने वाला है। बस इसी खुशी में उसने पूरे शहर को भोजन का निमंत्रण दे दिया। शाम में पार्टी थी, पार्टी शुरू होने वाली थी। तभी वहां पर एक व्यक्ति पहुंचता है। धनीराम गौर से देखता है तो वो उसी शहर का एक और सेठ था, जिसका नाम था रामसुख। रामसुख वहां पहुंचा था, जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत बड़ा व्यापारी था। लेकिन रामसुख को रहने सहने का तरीका नहीं आता था। वो गंदे से कपड़े पहन लेता था। उसका ध्यान भी नहीं रहता था कि कपड़े कहीं से फटे हुए हैं। उस दिन भी रामसुख फटा कुर्ता पहनकर आ गया। धनीराम ने देखा कि ये यहां रहेगा तो हमारी पार्टी की शान बिगड़ जाएगी। धनीराम उसके पास गया और जाकर के बोला कि भैया यहां से चले जाओ, आप बहुत बड़े सेठ हैं, अपने घर के हैं, लेकिन यहां से चले जाइए, आपको निमंत्रण देकर हमने गलती कर ली।
तो रामसुख ने कहा कि चक्कर क्या है, क्यों तुम मुझे भेज रहे हो? तो धनीराम ने कहा कि अपने कपड़े तो देखो, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है, कपड़े से तुम पहचाने जाओगे? क्या तुम यहाँ आकर के हमारी पार्टी खराब करना चाहते हो? रामसुख वहां से चला गया। अपने घर जाकर के देखता है शीशे में कि वाकई में उसका कुर्ता फटा हुआ था, दाग लगा हुआ था। उसने अलमीरा में से एक शानदार सी मखमल वाली जैकेट निकाली, जैकेट पहन ली, उसके बाद में मोती जड़ी हुई शॉल डाल ली और फिर से उसी दावत में पहुंच गया। वहां जाकर के देखता है तो खाना चालू हो चुका था। भोजन करने लगा और अपनी उस शॉल से खीर डुबो डुबो करके खाने लगा, अपनी जैकेट को सब्जी में डुबोने लगा। धनीराम ने देखा कि कोई पागलों की तरह खाना खा रहा है, दौड़ करके आया और देखता है कि वही रामसुख वहां भोजन कर रहा था। अब की बार धनीराम को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि तुम यहाँ आकर के क्या साबित करना चाहते हो? क्यों मुझे और मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो? क्यों हमारी शान को बिगाड़ना चाहते हो? हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हो। रामसुख ने कहा कि भाई नाराज मत हो, आप ही ने तो कहा था कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। मैं कपड़ों से पहचाना जाऊंगा, तो इसीलिए मैं घर गया, अच्छे कपड़े पहने, शानदार कपड़े पहने और अब उन्हीं कपड़ों को भोजन करा रहा हूं, क्योंकि निमंत्रण तो मुझे मिला ही था। धनीराम को जब रामसुख ने कहा तो धनीराम का मुंह छोटा सा हो गया। उसे समझ में आ गया कि रामसुख क्या समझाना चाहता था। हमारी जिंदगी में भी हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यार इनका हमारी जिंदगी में क्या लेना देना। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनकी कद्र कीजिए और याद रखिए, इंसान की पहचान उसकी सीरत से होती है, सूरत से नहीं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीखें बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गांव में रहने वाले लड़के की, जिसके परिवार में ज्यादा पैसा नहीं था, जिसे खुद सामान बेच करके पैसा कमाना होता था और उसी पैसे से अपने स्कूल की फीस देता था। एक दिन सामान बेचने के लिए निकला हुआ था। गर्मी की दोपहरी थी, जोर की भूख लगी थी। इसने सोचा कि अब जिस भी घर में जाएगा वहां सामान के बदले पैसा नहीं लेगा, बल्कि खाना मांग लेगा ताकि भूख मिट सके। घर का दरवाजा नॉक किया। अंदर से एक लड़की निकली। लड़की को देख करके अचानक से शक पका गया और हड़बड़ाहट में बोल बैठा कि एक गिलास पानी मिलेगा। लड़की ने कहा जरूर। वो अंदर गई, किचन में जाकर के सोचने लगी कि ये लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, हो सकता है इसे भूख लगी हो, खाना नहीं मिला हो कई दिन से। इसकी हालत देख करके लग रहा है कि ये बहुत ही गरीबी के दिन जी रहा है। वो लड़की अंदर से एक गिलास दूध लेकर के आ गई। इस लड़के को कहा कि लीजिए आपके लिए। लड़के ने देखा कि दूध है, कुछ नहीं बोला, चुपचाप पी गया। उसके बाद में बोला कि आपको कितने रुपये दूं? तो लड़की ने कहा कि रुपये क्यों, मैंने आपकी मदद की, आपको शायद भूख लगी थी। मेरी मम्मा कहती हैं कि अगर किसी की मदद करें तो उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए। इस लड़के ने फिर भी थैंक यू कहा और वहां से चला गया। थैंक यू कहने के बाद में जब वहां से जा रहा था तो सोच रहा था कि यार दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। इस बात को कई साल बीत गए। लड़के ने बड़ी अच्छी पढ़ाई की और एक बहुत ही कमाल का डॉक्टर बन गया। बड़े शहर में जाकर के बड़े हॉस्पिटल में काम करने लगा। ये लड़की जब बड़ी हुई तो इसे दिक्कतें आने लगी। इसकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी परेशानी आई और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इसकी तबीयत खराब रहने लगी। इसे गांव से शहर के उसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां वो लड़का डॉक्टर बन चुका था। इस लड़की की जान पर बनाई थी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी। उस लड़के के पास में पेशेंट की रिपोर्ट आई। उसने पढ़ना शुरू किया। उसे मालूम चला कि ये तो वही गांव है। उसने लड़की का नाम पढ़ा, उसे सब कुछ याद आ गया कि ये तो वही है जिसने मेरी मदद की थी। इस लड़के ने, जो कि डॉक्टर बन चुका था, जिसका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड कैली, इसने पूरी कोशिश की, मेहनत की, जी जान लगा दी उस लड़की की जान बचाने में। सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लिए और फाइनली उस लड़की की जान बचा ली गई। हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसकी हालत स्थिर थी। उसके पास में बिल जाने वाला था। बिल पहुंचाने से पहले डॉक्टर ने उस बिल के लिफाफे के ऊपर एक नोट चिपका दिया। वो बिल जब उस लड़की तक पहुंचा तो वो घबरा गई। उसे लगा कि अब यहां पैसा कौन देगा, मेरी तो हालत खराब हो चुकी है, मेरे पास में पैसा नहीं है। उसके हाथ में वो लिफाफा आया। लिफाफे के ऊपर एक नोट चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि आपके बिल का पेमेंट कर दिया गया है, एक गिलास दूध के द्वारा बहुत सालों पहले। तभी वो डॉक्टर साहब वहां पर आ गए। डॉक्टर हार्वर्ड कैली ने आकर के कहा कि आप ही हैं जिसने मेरी जिंदगी उस दिन बचाई थी और आज बस मैंने आपके उसी काम का एहसान चुकाया है। आपका दिल से धन्यवाद। आप खुश रहें, यही मैं चाहता हूं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। कर्मा को समझाने वाली सबसे अच्छी कहानी है। जो आपने कर्म किए हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा और आपने बस एक ही काम करना है,
अपने काम अच्छे रखने हैं, रिजल्ट अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। अगर आज अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कल का इंतजार कीजिए, आने वाला कल और ज्यादा खूबसूरत होगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी कि ये सृष्टि, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने लिखी है वो बताते हैं कि वो अपने होम टाउन से दूर जाकर किसी बड़े शहर में जॉब किया करते थे। जब कभी होम टाउन जाना होता था तो अपने दोस्त यारों के साथ में लस्सी की दुकान पर रीयूनियन रखते थे। वहां आकर के सारे दोस्त मिलते थे। गर्मी की छुट्टियां थी, अपने घर गए हुए थे। सारे दोस्तों को कॉल किया और कहा कि लस्सी पीने आ जाना। सारे दोस्त वहां इकट्ठे हो गए। गर्मी की दोपहरी में बाहर लस्सी वाले ने छांव कर रखी थी, नीचे कुर्सियां लगा रखी थी। सारे दोस्त जाकर के कुर्सियों पर बैठ गए, ऑर्डर कर दिया और लस्सी का इंतजार करने लगे। तभी अचानक से एक बूढ़ी अम्मा आकर के खड़ी हो गई और इनके सामने आकर के कहने लगी कि ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। ये कहते हैं कि अगर शायद कोई और होता तो मैं भीख नहीं देता, मैं कभी भी भिखारियों को भीख नहीं देता हूं। लेकिन उस दिन उस चेहरे के सामने नजर रुक गई। ऐसा लगा कि ये मुझसे ही मिलने के लिए आई हैं। 75-80 साल की अम्मा रही होंगी, आंखें धसी हुई, कमर झुकी हुई। मालूम नहीं क्यों अपने आप हाथ वॉलेट की तरफ चले गए। सिक्के निकाल करके देने ही वाला था कि मैंने फिर से वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पैसे नहीं दिए। जी हाँ, मैंने पैसे नहीं दिए, बल्कि मैंने उन अम्मा से कहा कि अम्मा, क्या आप लस्सी पियोगे? जैसे ही मैंने कहा, मेरे सारे दोस्त मुझे देखने लगे। उनको लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया है। मतलब कहा 2-5 रुपए में बात खत्म हो जाती, मैं 30 रुपए की लस्सी अम्मा को पिलाने के लिए तैयार हो गया था। मेरे दोस्तों को लग रहा था कि आज ही मैं सबसे ज्यादा गरीब बन जाऊंगा। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि अम्मा, क्या आप लस्सी पियोगी? अम्मा के चेहरे पर मालूम नहीं कहां से एक हल्की सी मुस्कान आई और मुझे लगा कि यह दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैंने तुरंत आवाज दी कि भैया एक लस्सी और देना। लस्सी का ऑर्डर दे चुका था, तभी अम्मा फिर से पलटकर मेरे पास आई, अपनी झोली में से कुछ सिक्के निकाले और कहने लगी कि बेटा, ये 5-7 रुपए हैं, आप लस्सी का जब पेमेंट करो, जब आप पैसे दो तो उसमें ये भी मिला लेना। अम्मा ने जब वो कहा तो मैं सुन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आपको प्रणाम, आप प्लीज जाकर के बैठिए, आपको घबराने की बात नहीं है, मैं सारे पैसे दे दूंगा। लस्सी का ऑर्डर दे चुका था, लस्सी के ग्लास आए, सारे लोग लस्सी पीने लगे। जो लस्सी की दुकान में काम करने वाला लड़का था वो एक ग्लास ले जाकर के वहां अम्मा को दे दिया। अम्मा दूर जाकर के नीचे बैठ गई। हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे और अम्मा नीचे बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुर्सी मुझे काट रही है, मुझे यहां नहीं बैठना चाहिए। मैं चुपचाप वहां से उठा और जाकर के अम्मा के पास में बैठ गया। सारे दोस्त मुझे देखने लगे, घूरने लगे। उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। लस्सी पिलाने तक तो ठीक था, अब तो मैंने अति कर दी है। तभी दुकान वाले ने आवाज दी और कहा कि भाई साहब, आप उठिए, अम्मा को भी खड़ा कीजिए, आपके लिए 2 कुर्सियां भिजवा रहा हूं। दुकान वाला खुद, एक लड़का कुर्सी लेकर के आया, दुकान वाला खुद कुर्सी लेकर के आया, मुझे और अम्मा को कुर्सी पर बैठाया। और उसके बाद में दुकान वाले ने कहा कि भाई साहब, ग्राहक तो मेरी दुकान पर रोजाना आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, क्योंकि ज्ञान तो हर किसी के पास पहले से है। जिंदगी में मदद करते चलिए, क्योंकि कई दफा हमें खुद मालूम नहीं होता कि ऊपर वाला कब हमें किसी का ऊपर वाला बनाकर उनकी जिंदगी में भेज देता है। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, मेहनत के साथ, हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियां अगर किसी दुकान में बिकती तो आज दुनिया में हर इंसान खुश होता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। लेकिन खुशियां किसी दुकान में नहीं बिकती हैं, खुशियां आपके अंदर होती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सेठ था जिसके यहां पर एक नौकर काम किया करता था, और एक दिन नौकर ने अचानक से छुट्टी कर ली। 2-3 दिन के बाद में नौकर वापस आया। नौकर को देख करके सेठ को लगा कि यार क्या चक्कर है, बिना बताए छुट्टी पर चला गया, वापस आया तो बात नहीं कर रहा है। सेठ को लगा कि शायद नौकर परेशान है, शायद नौकर बता नहीं रहा है, लेकिन उसे पैसे कम मिल रहे हैं, इस चक्कर में उसका मन यहां नहीं लग रहा है। सेठ ने नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करते हैं, आपकी तनख्वाह मैं आज से बढ़ा रहा हूं और अगले महीने की 1 तारीख को आपको बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, ज्यादा पैसे मिलेंगे। नौकर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया।
सेठ को बड़ा अजीब लगा कि अजीब सा नौकर है। अगले महीने की पहली तारीख आई, उसको बढ़े हुए पैसे मिले, लेकिन नौकर ने बढ़ी हुई तनख्वाह पर कुछ नहीं कहा, वो अपना काम करता रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन फिर से अचानक से नौकर ने छुट्टी कर ली। 2-3 दिन के बाद में फिर से नौकर आया। अब की बार सेठ को गुस्सा आ रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। इस नौकर ने बिना बताए फिर से छुट्टी कर ली, जबकि मैंने इसके पैसे बढ़ा दिए, तब भी इससे संतोष नहीं हो रहा है। अब की बार सेठ को ज्यादा गुस्सा था। उसने नौकर को बुलाया और कहा कि अगले महीने की पहली तारीख को आपको वही पैसे मिलेंगे जो आपको पहले मिला करते थे। मैं आपकी बढ़ी हुई तनख्वाह काट रहा हूं। नौकर ने एक बार फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि अजीब सा नौकर है। अगले महीने की पहली तारीख थी, नौकर चुप रहा, चुपचाप जो पैसे बनते थे वो ले लिए और अपने घर चला गया। अगले दिन जब वापस दुकान पर आया तो सेठ जी ने नौकर को बुलाया और पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पैसे बढ़ाए, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पैसे घटा दिए, वापस वही कर दी तनख्वाह, तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, चक्कर क्या है? तो नौकर ने बताना शुरू किया। नौकर ने कहा कि सेठ जी, जब मैं पहली बार 2-3 दिन छुट्टी पर गया था, वापस आया था और आपने मेरे पैसे बढ़ा दिए थे, तब मैंने छुट्टी इसलिए ली थी क्योंकि मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ था। मेरे घर में नन्हा मेहमान आया था। जब आपने मेरी सैलरी बढ़ाई तो मुझे लगा कि वो बच्चा अपने हिस्से का लेकर के आया है। दूसरी बार जब मैं छुट्टी पर गया, 2-3 दिन के बाद वापस आया, आपने मेरी तनख्वाह काट ली, पैसे कम कर दिए। तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस वक्त आपने मेरी तनख्वाह घटा दी। तब मुझे लगा कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं और अपने साथ अपना हिस्सा भी लेकर के चली गई हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सेठ जी ने जब ये बात सुनी तो उस नौकर को गले लगा लिया और उसकी तनख्वाह फिर से बढ़ा दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। नौकर की जिंदगी में जब खुशियां